नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज हम फिर चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अवप्रेरणा का मुख्य तत्व है। अवप्रेरणा का मुख्य तत्व है। पहला विकल्प है आपका अवधान, अंतर्नोद, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा, अप्रेरणा का प्रमुख तत्व क्या है। अप्रेरणा की शुरुआत होती आवश्यकता से और अंत होती आवश्यकता से। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती, उत्तेजना उत्पन्न होती, चालक उत्पन्न होता, अंतर्रोध उत्पन्न होता है, जो कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे भोजन, अगर हमें आवश्यकता किसकी है, भोजन की, तो भूख हमारी किसका कार्य करेगी, अंतर्नोद का कार्य करेगी, चालक की। भूख जितनी तीव्र होगी, भोजन को प्राप्त करने की चाह उतनी ही बढ़ जाती है। ये था अप्रेरणा का तत्व, प्रमुख तत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के साथ सामान्य व अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? विकल्प है आलपोर्ट का, वैलेंटाइन का, गेट्स का, वेरिंग का। तो ये आपके विकल्प आपके सामने हैं। समायोजन का मतलब होता है किसी भी वातावरण में अपने आप को क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना, समायोजन कहलाता है। तो ये कथन किसका था? वो रिंग महोदय का था। समायोजन, व्यक्ति अपने वातावरण के साथ किसी भी प्रकार से एडजस्टमेंट करना ही समायोजन कहलाता है। समायोजन दो तरीके से व्यक्ति करता है, या तो किसी भी इन्वायरमेंट को अपने अनुसार ढाल ले, या तो किसी इन्वायरमेंट के अनुसार स्वयं ढल जाए। तो व्यक्ति का जो बेहतर समायोजन होता है किसी भी वातावरण में, वहां पर अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका आपके सामने है। क्रिस्मर द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्रिस्मर के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? मानसिक योग्यता के आधार पर, चिंतन के आधार पर, या अगला आपका है क्या, शारीरिक चिंतन संरचना के आधार पर, संवेग के आधार पर? तो बताइएगा किसके आधार पर क्रिस्मर ने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर क्रिस्मर की बात करें तो क्रिस्मर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। एक पिकनिक प्रकार के, एक एथलेटिक प्रकार के, और अगला आपका है एथेटिक्स प्रकार के। 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। अगर शारीरिक संरचना के आधार पर की बात करें तो 2 नाम आपके आते हैं, एक सेल्डर और आपके क्रिस्मर का नाम आता है। प्रमुख व्यक्तित्व का विभाजन करने वाले व्यक्ति अगर कोई थे तो हिप्पोक्रेटस थे। चलिए, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम कौन सा है? तो याद रखना, विकल्प आपका है बहुप्रत क्रिया का, आत्मीकरण का नियम, संतोष का, आंशिक क्रिया का। तो विकल्प आपके सामने है, बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। यदि हम कहें कि हम अपने कार्यों को छोटे छोटे, छोटे छोटे का मतलब क्या होता है? अंश, अर्थात आंशिक क्रिया का नियम। अगर हम बात करें बहुप्रत क्रिया का नियम, बहुप्रत क्रिया का नियम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, वो आपकी बहुप्रत क्रिया के अंतर्गत आता है। संतोष का नियम का मतलब होता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और करने के बाद हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है, तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसे संतोष के नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम जो कुछ भी नया काम करते हैं, हम जो कुछ भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, या संबंधित किससे है? आत्मीकरण से, आंशिक क्रिया से, अभ्यास के नियम से, परिणाम के नियम से। ये सब आपके हैं किससे? तो याद रखना, ये सब सीखने के नियम हैं। कहा जाता है कि आत्मसात कर लेते हैं, तो प्रश्न में ही विकल्प के उत्तर क्या है? समाहित है, अर्थात आत्मीकरण का नियम। आंशिक क्रिया का नियम हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। अभ्यास का नियम में होता है कि जिस कार्य को हम बार बार करते हैं
या जो कार्य हमारे रूटीन में होता है, डेली रूटीन में होता है, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। क्योंकि अधिगम को यदि प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो अभ्यास बहुत अधिक अधिगम को प्रभावित करता है। अगर अभ्यास के द्वारा किसी चीज़ को सीखा जाए तो वो सीखना क्या हो जाता है, अस्थायी माना जाता है। अगली बात करते हैं, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, अर्थात बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण क्या होता है, तो बताइएगा। पहला है कल्पनावादी, यथार्थवादी। अगला आपका है सांसारिक, बहिर्मुखी। बताइएगा, अगर कोई बालक कैसा हो, बाल्यावस्था का हो, तो उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। आपको पता है कि बाल्यावस्था का बालक उन चीज़ों पर विश्वास करता है जो चीज़ उसके सामने क्या होती है, घटित होती है, अर्थात यथार्थवादी होता है। बाल्यावस्था का बालक कैसा होता है, यथार्थवादी होता है। यदि हम बात करें कि कल्पना की शुरुआत कितने वर्ष से होती है, तो 2.5 वर्ष से कल्पना की शुरुआत मानी जाती है। कोई भी बालक कल्पना पहली बार जब कल्पना करता है तो एक लकड़ी के डंडे पर बैठकर गाड़ी की कल्पना 2.5 वर्ष का बालक पहली बार करता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। ठीक, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के पास। अगला क्वेश्चन है, यह करो यह ना करो, यह करो यह ना करो कौन कहता है। इदम, अहम, प्राहम। इदम, अहम, प्राहम, ये आपके एक व्यक्तित्व के प्रकार हैं जिसके बारे में आपके फ्रायड महोदय ने जिक्र किया था। फ्रायड महोदय ने जिक्र किया था। यह करो या ना करो कहने का मतलब, यह करो या ना करो कहने का मतलब होता है कि आपको कोई निर्देश दिया जाता है, यह काम नहीं करना है, तो ये आपका क्या होता है, प्राअहम कहलाता है, जो आपको निर्देश देता है अच्छे मार्गों की तरफ ले जाने के लिए। रही बात आपके अहम की, अहम जो होता है, ये एक तो आपने अगर पढ़ा होगा पर्सनालिटी का, तो इदम, अहम और प्राअहम, इदम, अहम और प्राअहम की बात की गई है। इदम आपके अचेतन मन को दर्शाता है, अहम आपके अर्धचेतन और अचेतन को, आप चेतन मन को जो है दर्शाता है। अगला है, फ्रायड के स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना जाता है, अर्थात स्वप्न में जब आप यात्रा करते हैं, स्वप्न में यात्रा करते हैं, तो किसका प्रतीक माना जाता है। जन्म का, मृत्यु का, वर्ष का, लिंग का, किसका प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये प्रतीक है किसका, मृत्यु का प्रतीक है। अगर हम फ्रायड की बात करें तो फ्रायड मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, और इस मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से जुड़े काफ़ी लोग थे जिन्होंने अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसे नव फ्रायडवाद के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें फ्रायड की, तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार और मन के 3 प्रकारों का जिक्र किया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्त के अंतर्गत आता है। अर्थात कहने का मतलब, व्यक्ति समायोजन करने के लिए कुछ रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है, जिसे आश्रित होना, औचित्य स्थापन, पलायन, तादात्म्यकरण। तो याद रखना, अंगूर खट्टे हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपके औचित्य स्थापन या इसे युक्तिकरण के अंतर्गत कहते हैं। जैसे लोमड़ी ने प्रयास किया, अगर मिल गया होता तो अंगूर मीठे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक यदि अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से यदि वो मना करती है, आपकी पसंद की कोई लड़की है, वो शादी करने से मना कर देती है, तो आप उस लड़की में कमियां निकालते हैं, तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है, युक्तिकरण की प्रक्रिया होती है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सृजनात्मकता या विधायकता का आरंभ कौन सी अवस्था में हो जाता है, में ही हो जाता है, अर्थात बालक में क्रिएटिविटी आ जाती है, बालक में रचनात्मकता आ जाती है, बालक में किसी चीज़ के निर्माण की प्रकृति आ जाती है। तो 4 अवस्थाएं आपके स्क्रीन पे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो याद रखना कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। अब पूछेंगे बाल्यावस्था क्यों, तो याद रखना बाल्यावस्था इसलिए क्योंकि बालक बाल्यावस्था में नवीन खेलों का क्या करता है, निर्माण करता है।
खेल अपने अनुसार निर्मित करता है और उन खेलों का निर्धारण भी वो अपने अनुसार करता है। इसलिए आपका क्या सही होगा? बाल्यावस्था सही होगा। विकास की ये दूसरी अवस्था। यदि बाल विकास की बात करें, गर्भावस्था को लेकर चलें, तो ये विकास की तीसरी अवस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाच ना जाने अंगने टेढ़, नाच न जाने अंगने टेढ़ वाक्य में उपयुक्त युक्ति है? विस्थापन की है, स्थानांतरण की है, प्रक्षेपण की है? प्रक्षेपण की है, समन की है। नाचे न आवे अंगने टेढ़। ठीक, याद रखना, नाचे न आवे अंगने टेढ़ अर्थात आप कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कमियां किसी दूसरे पर, अपनी कमियों को क्या कर देना, किसी दूसरे पर क्षेपित कर देना, ये क्या कहलाती है? प्रक्षेपण विधि कहलाती है। और प्रक्षेपण विधि की बात की जाए या प्रक्षेपण शब्द की बात की जाए तो फ्रायड ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। जैसे कोई शिक्षक, कोई बालक सफल नहीं होता है परीक्षा में, तो कहता है कि गुरुजी हमरे एका पढ़ा दिए होते तो हम पास हो जाते। तो स्वाभाविक है आप अपने कमियों को न देखकर किसी दूसरे के ऊपर क्या कर देना, दोषारोपण कर देना। यह क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता, समायोजन का एक तरीका है। किस मनोरचना के द्वारा घातक इच्छाएं, असहनीय स्मृतियां आदि चेतना से अलग कर दी जाती हैं? याद रखना, कौन सी? युक्तिकरण होगा, दमन होगा, विभेदीकरण होगा, तादात्म्यकरण होगा। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, कह लीजिए कि जो उसके आघात असहनीय होती है, उसे कहा जाता है क्या? दमन करना। ठीक, याद रखना। अब ये बातें आपके जहन में और बन जानी चाहिए कि भाई ये दमन और दमन की बात जब की गई तो दमन का उल्लेख किसने किया था? तो दमन का उल्लेख आपके किसने किया है? फ्रायड महोदय ने किया। उन्होंने कहा कि जो चीजें हमें कष्टदायी हो, जिससे हमें कष्ट मिल रहा हो, जिससे हमें कह लीजिए कि क्षति पहुंच रही है, जिससे हमें दर्द हो रहा है, उस चीज को अपनी अचेतन मन से क्या कर देना? हटा देना, जानबूझकर उस चीज से क्या कर लेना? अलग हो जाना। क्या कहलाएगा आपका? समन कहलाएगा, सॉरी दमन कहलाएगा। ठीक, अगला चलते हैं। किसी लड़की से कोई लड़का कहता है यू आर विथ मी, कौन सी समायोजन युक्ति है? विस्थापन, उन्नयन, विभेदीकरण, अंताक्षेपण? ठीक, याद रखना ये कौन सी युक्तिकरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि एक बार पूछा जरूर जाएगा। यदि आपको पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को एक बार नहीं कई बार प्ले करके ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न का जो समायोजन की जो युक्ति होगी वो अंताक्षेपण होगा। वो क्या होगा? अंताक्षेपण होगा। याद रखना, ये युक्ति का प्रयोग लड़का कहता है कि यू आर विथ मी, अर्थात कहने का मतलब ये समायोजन की कौन सी युक्ति है? अंता प्रक्षेपण, अर्थात आंतरिक रूप से वो क्या कर रहा है? किसी पर क्षेपित कर रहा है अपने विचारों को। अगला है, एक कम सुंदर लड़का अपने व्यवहार को, एक कम सुंदर लड़का अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करता है, इसमें कौन सी रक्षा युक्ति है? पहला विकल्प है अंताक्षेपण, तादात्म्यकरण, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण। अर्थात कहने का मतलब ये सुंदर नहीं है, लोग उसके मित्र नहीं हैं, कोई इससे बात नहीं करना चाहता है, कोई कोई लड़की उससे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहती है, तो स्वाभाविक है वो ऐसा कार्य करता है कि उसका व्यवहार क्या हो जाए? मधुर हो जाए। तो अपनी किसी कमी को क्या करने, दूर करने के लिए, अर्थात क्षति पूर्ति करने के लिए प्रयास करता है। जैसे एक लड़की जिसकी हाइट कम हो, वो हाई हील सैंडल पहन ले, और उसकी हाई हील सैंडल पहनने से उसकी हाइट में क्या हो जाती? बढ़ोतरी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये कौन सी युक्ति होगी? ये समायोजन की क्षतिपूर्ति के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। ठीक, चलिए कुछ आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। निम्न शब्दों में किसकी उत्पत्ति लैटिन शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न शब्दों तथा उसकी उत्पत्ति वाले लैटिन शब्दों का कौन सा युग सुमेलित है? पर्सनालिटी, पर्सोना से, मोटिवेशन, मोटम से, इमोशन, इमोवेयर से। कहने का मतलब होता है क्या? आप यहाँ पे दिया गया है क्या कि एक शब्द दिया गया है और उसका किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, और ये सब किससे है? लैटिन से है। पर्सोना, जो
पर्सनालिटी शब्द से पर्सनालिटी शब्द जो पर्सोना शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ये व्यक्तित्व की बात करते हैं और व्यक्तित्व के, तो इसलिए ये तीनों विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं। चौथा वाला विकल्प उपर्युक्त तो सभी है। तो अगर यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो सभी लोग हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल जो आपका टीचिंग अड्डा 2.0 है, इस चीज़ को सब्सक्राइब करने का प्रयास है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये किनारे पर बेल आइकन दी हुई है तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले आए। अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं आपको एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए, और सभी लोगों को जोड़ते रहिए अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 से। सभी को नमस्कार।